दोस्तों, आज समय बदल गया है। हम में से हर किसी की लाइफ भाग रही है, दौड़ रही है। फिर इस भागम भाग में भला हमारे फास्ट फॉरवर्ड बच्चे ही कैसे पीछे रह जाएं? दौड़ने लगी उनकी भी लाइफ हम बड़ों के साथ साथ। पर हम बीइंग ए पेरेंट्स उन्हें क्यों नहीं रोक पाते एंजाइटी एंड स्ट्रेस के इस दलदल में उतरने से? वेल, हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज हम लोग बात करेंगे अपने बच्चों का बचपन बचाने के बारे में विद द टॉपिक एंजाइटी इन चिल्ड्रन एंड टीन्स, व्हाट पेरेंट्स शुड नो। भला क्यों बच्चों की लाइफ में भी बढ़ रहा है टेंशन, किस बात का प्रेशर है उनके सिर पर, कैसी भागम भाग में उन्होंने खुद को कर लिया है शामिल। इन सारी बातों से उनके पेरेंट्स को अवेयर कराने के मकसद से लेकर आए हैं हम ये सेशन, जहां एक्सपर्ट्स देंगे उन्हें इससे जुड़े सारे क्लेरिफिकेशंस। तो चलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको मिलवाते हैं अपने एक्सपर्ट से, जिनमें हमारे बीच आज मौजूद हैं पटना से सीनियर काउंसलर विनोद सिंह जी। आई थिंक कि विनोद सिंह जी के साथ थोड़े से कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, बट वो जल्दी हमको ज्वाइन करेंगे। एंड आपके साथ हमारे बीच सेकंड एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं लखनऊ के केजीएमयू से डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री डॉक्टर पवन गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। सर, स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने इस वेबिनार पर। एंड इसी के साथ अपने व्यूअर्स का भी स्वागत करूंगी जो हमारे सेशन के साथ जुड़ रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन के साथ जुड़ें और अपने बच्चों से जुड़े। अगर उनके पास किसी भी तरह की क्वेरी है तो हमारे साथ शेयर करें, सो दैट कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्वेरीज का आंसर दे सकें। तो हमारे साथ जो विनोद सिंह जी हैं सर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार और स्वागत करती हूँ आपका भी अपने सेशन पर। आभार आपका जी, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगी विनोद सर जी से। सर, हम लोग जब अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं और बच्चों को लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये मेरे दिमाग में आता है कि क्यों आज के बच्चों, यहाँ तक कि क्लास सेकंड या थर्ड के बच्चों को भी अगर हम देखें तो उनको भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंड एंजाइटी की शिकायत उनके बारे में सुनने को मिलती है। तो ऐसा क्या है, ऐसा किस तरह का माहौल है जो इतने छोटे से बच्चे, अगर हम उन लोगों को सुन लेते हैं वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो इट्स वेरी शॉकिंग। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी कम उम्र में बच्चे इस तरह के माहौल में जा रहे हैं? ये काफ़ी आसान है इसको समझना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यदि हम लोग समझना चाहें तो बच्चे मोस्ट वैल्यूबल हैं हमारे जीवन के लिए, ऐसा है। लेकिन हम लोग इसको एक्शन में या वर्ड्स में बताते नहीं। हम लोग केवल कह लेते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, बट हम क्या करते हैं उसके लिए, ये हमारे एक्शन में होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए। और यदि हम पूछेंगे अपने पेरेंट्स से कि आपने बच्चे को पैर दबा करके सुबह सुबह जगाते हैं, तो उनका आंसर होगा नहीं। क्या आप अपने बच्चे को पैर में तेल लगा करके सुलाते हैं, तो उनका आंसर होगा नहीं। क्या आपने बच्चे को 8 घंटा सोने का मौका देते हैं, तो उनका आंसर होगा नहीं। क्या अपने बच्चे को चीनी जैसा जहर खाने का मौका नहीं देते हैं, तो उनका आंसर होगा नहीं। हमारे खान पान में और हमारे लाइफस्टाइल में जो जो चीज़ें हमें प्रभावित करती है उसको पहले चेक करना होगा। पढ़ाई का तो प्रेशर है ही है। क्लास सेकेंड के बच्चे को गिटारिस्ट भी बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना है, सारा चीज़ बनना है। अरे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है कुछ अच्छा बनने के लिए। जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे जीवन में, वो लोग अचानक से नर्सरी में शुरू नहीं हो गए। मैं बहुत बड़ा विरोधी रहा हूँ कि 5 वर्ष से पहले क्यों बच्चे को स्कूल में भेजना, लेकिन पता नहीं आज का सिस्टम क्यों है कि वो नर्सरी में 2.5 साल के बच्चों को लेना शुरू करते हैं। अब यदि हम कहें ये इल्ज़ाम लगाएं आज के माहौल पे कि बड़ा कमर्शियल टाइप से हो गया है कि उनको मौका मिले तो वो और पहले भी एडमिशन लेना शुरू कर दें। तो एज अ पेरेंट्स जो हम कर सकते हैं कि अपने एक्शन से बच्चों को बताएं, एक्शन से, वर्ड से। एक्शन मतलब ये नहीं कि डेली आप गिफ्ट खरीद के लेके आ रहे हैं, ये नहीं। एक्शन मतलब कि आप जो खाने पीने का सामान उनको दे रहे हैं, अपने घर में जो सामान है, जैसे हमें भूख लगी हो तो ईश्वर का प्रसाद फल है, वो खाएं। तो क्यों हम बाजार का
सामान खरीद के अपने घर में रखते हैं। बिस्किट्स क्यों रखते हैं? माँ ठेकुआ बना के रखे, निमकी बना के रखे। देखिए, हमारा भोजन जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो पहले तो हम देखें कि हम अपने पूरे रूटीन में क्या-क्या एसिडिक खा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम चाय पीते हैं। चाय में ऐसी क्या खास बात है जो बच्चों को मोटिवेट कर सके कि तुम भी चाय पियो? हम चाय पिए बट बच्चों को कहे कि बेटा तुम चाय मत पियो, चाय अभी नहीं पीना। एज़ इफ कि बड़ा होकर के चाय बहुत बड़ा टॉनिक हो जाता है। हम सिगरेट पीते हैं और बड़े बच्चे को बताते हैं तुम मत पियो, एज़ इफ कि बड़ा होकर के वो सिगरेट टॉनिक हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि बच्चे को आप अपने एक्शन से, वर्ड से ये बताने की कोशिश ज़रूर करें और उसको फ़ील हो जाए कि हमारे माता-पिता के जीवन में हम सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उनको सुनिए, उनकी कहानी सुनिए, उनकी दिनचर्या को सुनिए, तब जाकर के शायद ये काम थोड़ा-सा बढ़ेगा। एक बहुत पुराना-सा चलता फिरता कोट है जो सब लोग कोट करते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। बिल्कुल तो सही। हमारा अन्न कैसा है तो वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। मन जैसा रहेगा वो परेशान। यदि हम भगवान श्री कृष्ण कितना प्यार से कहते हैं गीता में कि हमारा भोजन हमें सात्विक बनाएगा, तामसिक बनाएगा और राजसिक बनाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सात्विक विचार से लोगों के सामने पेश आएँ, हमारे बच्चे पेश आएँ और उनका भोजन यदि सात्विक नहीं है तो ये कैसे संभव है? हम बार-बार कोट करते हैं हमारे लाइफ़स्टाइल में स्पिरिचुअल हो, रिलीजन में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं है। स्पिरिचुअल जैसे यदि हम भगवान श्री राम की पूजा करें तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं उसको फॉलो करें। पूजा के लिए आप अगरबत्ती दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, चलेगा। बट भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। देवताओं के लिए दुर्लभ है। यदि बच्चे को हम ये रियलाइज करा दें कि बेटा हजारों वर्ष की तपस्या के बाद तुम और हम यहाँ जन्म लिए हैं कुछ बड़ा करने के लिए। उसको छोटा-छोटा प्रॉब्लम केवल मत दें कि तुम्हें कितने मार्क्स आ गए, आज क्या किया कल। उसको थोड़ा बड़ा भी प्रॉब्लम दो कि तुम देश के रहने वाले हो, भारतवर्ष इतना महान देश के रहने वाले हो। भारतवर्ष की समस्याएं क्या हैं बताओ, वो बताएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा। हम लोग बच्चे को टेम कर देते हैं, तुम भारत के भविष्य हो, अभी मत कुछ सोचो, भविष्य हो। बच्चा वर्तमान भी है, वर्तमान में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, कर सकता है, तो बड़ा डिस्कस करें। पेरेंट्स बेचारे डर जाते हैं बड़ा डिस्कस करने में। यदि डिस्कस कर लिया बच्चों से कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और बच्चा गलती से कह दिया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पिताजी करप्शन है, तो पिताजी इधर-उधर झाँकने लगेंगे कि अरे ये तो फिर अगला स्टेप यदि कुछ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चे से बड़ा चीज़ डिस्कस करें। पॉलिटिशियन बड़ा प्रॉब्लम है, तो कैसे पॉलिटिशियन बनोगे? पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन या तो फिर बोला नहीं मैं पॉलिटिशियन बनूँगा, पढ़ा लिखा बनूँगा। अभी ओलंपिक में हमारे मेडल्स कम आए, ये प्रॉब्लम डिस्कस करिए। तो बोलेगा कैसे हो सकता है, तुम्हारा क्या रोल हो सकता है? छोटा बच्चा ही बोलेगा मैं खेलूँगा, तो खेलने के लिए क्या करोगे? मैं दूध पीऊँगा। पियो, दूध कौन-सा पीऊँगा? ये भी देखो कि हमारे लिए फ़ायदे का क्या है। अब देखिए छोटा बच्चा माँ का दूध छोड़ना नहीं चाहता है और बाहर का दूध पीना नहीं चाहता है। हम बड़े लोगों ने छोटे बच्चों के लिए कैसा दूध अवेलेबल कराए हैं कि माँ का दूध छोड़ना नहीं चाहता, बाहर का दूध पीना नहीं चाहता। ये जो हमारी सरकारें जो हैं अमूल, मदर डेयरी के नाम पे जो दूध बेचती हैं, वो क्या बेचती? बच्चे को एक्सपोज़ कराएँ कि तुम क्यों नहीं पीना चाहते हो दूध? तो बोलता है खराब लगता है। तो फिर उसमें ज़हरीला एक और चीज़ डालते हैं, चीनी या चीनी का बना हुआ सामान लाइक हॉर्लिक्स एंड बॉर्नविटा सॉर्ट ऑफ। चीनी सबसे बड़ा ज़हर है और बहुत आदर के साथ हमारे घर में रहता है और एक माँ बहुत प्यार के साथ 2 चम्मच 4 चम्मच चीनी या चीनी से बना हुआ सामान अपने बच्चे को दूध में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि आपके बच्चे का पूरा बॉडी जो एसिडिक हुआ है, वो कभी स्ट्रेस में नहीं रहेगा। एक बच्चा 8 घंटा नहीं सोया, एक बच्चा गलत भोजन किया, एक बच्चे को ऐसा माहौल मिला जो कि स्पिरिचुअल नहीं है,
वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट इसमें भी सिल्वर लाइनिंग्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। पेरेंट्स का रोल काफ़ी बड़ा होना पड़ेगा। ये तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए जो विनोद सर ने शुरुआत करी है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि वाकई जो बच्चों के स्ट्रेस और एंजाइटी में जाने की सबसे बड़ी वजह है। अगर पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है तो शायद कहीं ना कहीं शुरुआत वो खुद कर रहे हैं। तो किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं विनोद सर ने बताया। तो सर इट मीन्स हम मान के चलें कि इसकी शुरुआत वाकई पेरेंट्स से ही हो रही है और पेरेंट्स खुद अगर इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को एंजाइटी एंड स्ट्रेस की शुरुआत से बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पेरेंट्स ही हमें लगता है कि हमारे बच्चे जैसे भी हों हमारे ही रिफ्लेक्शन है। यदि वो गलत कर रहे हैं तो उसका भी हमें जिम्मेवारी लेना चाहिए, और अच्छा कर रहे हैं तो हम तो जिम्मेवारी लेते ही हैं। कॉलर ऊपर कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा हुआ, मेरी बेटी ऐसी हुई, और जब बेचारा वो फिसलता है तो कहते हैं कि वो बदमाशी किया, वैसे किया। बट तो रीजंस ढूंढने होंगे हमें। रिजल्ट्स अचानक से नहीं आ जाते। रिजल्ट्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आज यदि हम बीज बोएंगे तो जाकर के जैसा जैसा पौधा लगाएंगे उस तरह से टाइमिंग के हिसाब से उसमें फल मिलेगा। आज इम्पोर्टेंट है, अभी इम्पोर्टेंट है, और अभी में हमारा भी रोल है एज अ पेरेंट्स, और हमारे साथ साथ इस सिस्टम का भी रोल है। देखिए कोविड के दौरान कहा जाता था मास्क लगाइए, ठीक है। आज ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि रात में जल्दी सो जाइए। अभी भी आपके सीरियल 9 बजे शुरू होंगे, 10 बजे तक चलेंगे, और स्कूल की टाइमिंग 6:50 में। एक छोटा बच्चा 4 साल का, 3 साल का बच्चा 6:50 में अपने स्कूल जाता है। ये कौन सा नियम बना है? तो एज अ पेरेंट्स हमें आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। जो समाज में गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, कि हमारा स्कूल क्यों सुबह सुबह 6:50 में। तो मैं तो नहीं गया, मैं तो 9 बजे स्कूल जाता था, 10 बजे स्कूल जाता था। ऐसा क्या वॉर हो गया हमारे देश में कि 6:50 और 7 बजे 8 बजे स्कूल शुरू हो रहा है। इतने स्ट्रेस में एक तरफ हमारा लाइफस्टाइल जो है सोने के टाइम को बढ़ा दिया, 9, 10, 11 कर दिया, और जगने का टाइम को घटा दिया। आप सोचिए एक बच्चा, आप ये सर्वे करा लीजिए ऑल इंडिया वाइज कि कितने परसेंट बच्चे सुबह सुबह पॉटी करके स्कूल जाते हैं, तो आपको मिलेगा 99.9% बच्चे नहीं जाते हैं फ्रेश होकर के। आप सोचिए आप फ्रेश होकर स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, आपका बच्चा स्ट्रेस में नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सर। तो एज अ पेरेंट्स भी हमें सोचना होगा और डिमांड भी करना होगा सरकार से। हम पहले जी बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। एंड इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर पवन सर से कि सर बीइंग इन साइकेट्री आपके पास इस तरह के कुछ केसेस आते होंगे जब बच्चों के स्ट्रेस और बच्चों के डिप्रेशन की समस्या लेकर पेरेंट्स आए हैं आपके पास और आपसे कुछ सॉल्यूशन पूछा हो। तो कितने एज ग्रुप से के बच्चे आपके पास अभी आते हैं, या पेरेंट्स कितने एज ग्रुप के बच्चों को आपके पास लेके आ रहे हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से है? देखिए बच्चों में अगर आप स्ट्रेस की बात करते हैं तो चाइल्डहुड में तो कोई मिनिमम एज नहीं है जिसमें बच्चे हम ये कहें कि इस एज के बाद ही हमको स्ट्रेस देखने को मिलता है। बच्चों में स्ट्रेस हमेशा रहता है। बस ये है कि बच्चे बड़ों की तरह स्ट्रेस को नहीं दिखाते हैं। बच्चे रोने लगते हैं, बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे काम करना छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाना चाहते हैं, और हमेशा स्क्रीन की तरफ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो बच्चों के जो स्ट्रेस का आउटर जो कहते हैं प्रदर्शन होता है वो इन सब व्यवहारों से होता है। और जब ये व्यवहार उस स्तर पर आने लगते हैं जब बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, तब बच्चों को, तब घर वालों को चिंता होती है, या बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें माँ बाप का कंट्रोल जब खत्म हो जाता है बच्चों पर, या परिवार का कंट्रोल जब खत्म हो जाता है, या स्कूल से जब शिकायत आने लगती है कि बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तब लोग थोड़ा जागरूक होते हैं। तो पहली चीज ये है कि स्ट्रेस दिखता कैसे है बच्चों में।
ज़्यादातर चिड़चिड़ापन, डिफायंस, जैसे कि कहना नहीं सुनना, गुस्सा करना, एंग्री चाइल्ड, और किसी एक्टिविटी का डिक्लाइन हो जाना, जैसे स्कूल की एक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, सडनली मोबाइल में एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ गया। तो ये आजकल का बच्चों में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे सर ने भी बोला, मैं इन बातों को थोड़ा डिफरेंट तरह से प्रस्तुत करूंगा। हालांकि ये सारी बातें जैसे सर ने बोली कि हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं, वैसे ही अगर हम देखें तो बच्चों में मानसिक विकार या जो समस्याएं आती हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है बच्चों की नर्चरेंस कैसे हुई है। अब सब लोग डार्विन की थियरी पढ़े हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन देयर इज एक और महान दार्शनिक रहे हैं और वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम था लुई कोजोलिनो। उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द नर्चर्ड, मतलब जिसकी नर्चरिंग बहुत अच्छी होगी वो आगे चल के सर्वाइव करेगा। फिर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे है कि मैं एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा बात करता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों में बड़े लोग जैसा सोचते हैं कि जब वो 14 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, तब वो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया, या हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा बच्चा कैसे करने लगा। तो उसकी मिस्ट्री ना तो बड़ों को याद रहती है और ना बच्चों को खुद याद रहती है, लेकिन शुरुआत बच्चे जब जन्म लेते हैं तब से ही शुरू हो जाती है, और जो दैनिक दिनचर्या में हमारे इनबिल्ट होती है। अब वो क्या होती है कि जैसे मैंने बोला कि सर्वाइवल ऑफ द नर्चर्ड की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन या हमारे जो बच्चे होते हैं वो आधे पके पैदा होते हैं, मतलब कि पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते। आप जैसे गाय बछड़ों के बच्चे देखिए तो वो पैदा होते ही थोड़ी देर में भागने लगते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का ब्रेन ऐसा नहीं होता। हमारे बच्चों का ब्रेन हाफ डेवलप्ड मोड में इसलिए डाला जाता है कि बाकी की जो इंफॉर्मेशन है और डेवलपमेंट है उसके जिस प्रकृति में वो पैदा हो रहा है, जिस परिवेश में वो पैदा हो रहा है, उसके अनुसार वो बच्चा एक यूनिक कैपेसिटी डेवलप कर सके, है ना। तो इसलिए हमारे बच्चे ऐसे होते हैं। अब वो यूनिक कैपेसिटी कैसे डेवलप होगी, जैसे कि आप एक नया पौधा लगाएं किसी गार्डन में और माली का काम है उसकी रक्षा करना, उसको ग्रो करने देना ताकि वो एक यूनिक शेप में फैले और उसके फल और फूल जो है वो प्रकृति से जो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे निकले। अब एक माली हो सकता है जो उसकी काट छांट करे, उसको एक शेप देना चाहे कि नहीं मुझे सारे पेड़ पौधों को एक ही शेप में रखना है। तो एक तरह की पेरेंटिंग ये भी होती है, और एक तरह की पेरेंटिंग ये होती है कि उससे हम ग्रो करने दें, सिर्फ उनका प्रोटेक्शन करें। हो सकता है कि वो ऐसी कुछ क्षमताएं लेकर आगे बढ़ जाएं जो हमने कभी देखी ना हो। तो बच्चे हमारे वैसे होते हैं। तो होता क्या है कि बहुत बार रही बात एक तो कि दिनचर्या में जो रूटीन जो हमारे कल्चर का है उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। जैसे जैसे स्क्रीन और हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो रहा है, रात में जगना, देर तक मूवी देखना, और दिन में बच्चों को अब लोग उतना ही ज़्यादा कम जगाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को दिनचर्या पर कम प्रेशर डाल पाते हैं। खास तौर से सबसे बड़ा सरप्राइजिंग जो फैक्ट है कि स्कूल में भी इन बातों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चे जैसे आज फ्रेश हुए कि नहीं, इनकी डेली रूटीन पर कोई असेसमेंट नहीं होता है। देखिए स्कूल का आजकल सभी पेरेंट्स पे बहुत प्रभाव है। पहले के समय में जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो पेरेंट्स इस डर में भी थोड़ा बच्चों को अपने सुधारते थे कि और लोगों के बच्चे भी रह रहे हैं फैमिली में, साथ में जॉइंट फैमिली में, तो बच्चों का कंपैरिजन हो जाता था और एक रूल था जो सब बच्चों पे अप्लाई होता था। क्योंकि आजकल एकल फैमिली है और कई बार फैमिलीज में जो जैसे सपोज नव युवा हैं और वो अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर निकले, फिर वो अकेले रह रहे हैं और अकेले वो पेरेंट बन गए, तो उनके पास कई बार ये मार्गदर्शन नहीं होता है कि बच्चों को कैसे रेज करें। इस फैक्ट को अब हमें समझना होगा कि हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं है जैसे जॉइंट फैमिलीज में होता था।
तो एक रोल मॉडल की कमी की वजह से भी ये जो नए पेरेंट्स हैं ये नहीं समझ पाते। फिर दूसरा एस्पेक्ट आता है कि उनकी पेरेंटिंग कैसे हुई है। हम लोग को लगता है पेरेंटिंग एक वॉलंटरी प्रक्रिया है, लेकिन पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा हद तक हमारे जेनेटिक प्रक्रिया हो गई है। जो जिस तरह से हमारी पेरेंटिंग होती है वो हमारे व्यवहार में इनग्रेन्ड हो जाती है, इनबिल्ट हो जाती है, इम्बेड हो जाती है। तो उसकी वजह से हम अनजाने में, जानबूझकर तो नहीं कोई अपने बच्चों को नुकसान करता है, लेकिन अनजाने में भी हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमारे एजुकेशन के बावजूद भी हमें प्रभावित करती है। जैसे हम कई बार बच्चों को के साथ जो व्यवहार करते हैं, ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को आते हैं हमारे पास तो हमेशा कमियां लेके आते हैं। अक्सर सभी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास या चाइल्ड गाइडेंस के लिए भी अगर किसी भी के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर, कहीं भी जाते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, तो ज़्यादातर पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स दिखती है। स्ट्रेंथ बच्चों को दिखाई नहीं पड़ती है, पेरेंट्स को अपने दिखाई नहीं पड़ती है। उसका वजह यह है कि हम लोगों के बहुत हद तक जनरेशन से हमारी पेरेंटिंग ऐसी हो गई है कि अपने बच्चों के हम सबसे पहले कमियां देखते हैं। हमें यह लगता है कि हम बच्चों की कमियों को पॉइंट आउट करेंगे तो कमियां सुधर जाएंगी, बोलते बोलते रहेंगे, टोकते रहेंगे तो कमियां सुधर जाएंगी। जबकि इसका देखिए, और इसको ही रिसर्चेज में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो आज के नवयुवाओं में, अभी आप देखिए आजकल पिछले 2-3 दिनों में एक ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग आ रही है कि स्टूडेंट सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मेंस में सबसे बड़ा कारण जो है वो सुसाइड का ये हो रहा है कि इमोशनल अब्यूज। क्या है इमोशनल अब्यूज? क्या है? ये कोई बहुत अतरंगी सी चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली वही इमोशनल अब्यूज है जिसको हम रोजमर्रा में जाने अनजाने में करते हैं, प्यार के नाम पे, केयर के नाम पे, कि तुम क्या कर पाओगे जीवन में, तुमसे नहीं होगा, ऐसे पढ़ते रहोगे तो कब क्या बन पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे, ये घास नोचोगे या पान की दुकान चलाओगे। ऐसे पेरेंट्स बोल देते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, छोटी मोटी कुछ ऐसे जॉब कर देंगे। पेरेंट्स जो ताने में या मजाक में जो बातें कहते हैं, या घर वाले भी कई बार, अगर जॉइंट फैमिली में भी है तो अगर किसी एक ने कहा तो कई बार उसको लोग रीइटरेट करते हैं, एक ही वक्त शब्द को बार बार कहते हैं। बच्चे जाने अनजाने में सब रिकॉर्ड करते हैं। फिर बच्चे एक समय के बाद, अच्छा बच्चों में देखिए एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी होती है, बच्चे कई बार कुछ प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं और उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स में झगड़ा हो गया तो बच्चे सोचेंगे क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से परिवार में ऐसा हो रहा है, पापा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मम्मी ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं। मम्मी और दादी में झगड़ा हो गया तो भी बच्चे सोचेंगे लग रहा है हमारी वजह से कुछ हो गया। कई बार बच्चों के माइंड ऐसे वर्क करते हैं। तो बच्चे इन सारी चीज़ों को, जो पारिवारिक तनाव होता है, जो परिवार में जो कुछ बच्चे देख रहे होते हैं, उसको वो इंटरनलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के एक बच्चों में एक कहते हैं एक माहौल, आंतरिक तौर पे माहौल बन रहा होता है। दूसरी चीज है कि बच्चों का जो कंपैरिजन होता है, नेचुरली हम लोगों का सिस्टम ऐसा है कि हम कंपैरेटिव माहौल हमने क्रिएट कर रखा है। हम ये सोचते हैं कि सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। देखिए स्कूल जाना तो है जरूरी, लेकिन पढ़ाई करने का जो हमारा जो मेथड है, स्टडी का जो तरीका है, वो सब बच्चे उसके लिए नहीं बने हैं। बिल्कुल। बच्चों के हिसाब से, हर बच्चों के हिसाब से हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चे न्यूरो डाइवर्स होते हैं। मतलब हर बच्चे में एक यूनिकनेस होती है। कुछ बच्चों में लिखने और पढ़ने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों में भावनाओं को फील करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों में कलात्मक प्रक्रिया ज़्यादा होती है। और हमें अपने एजुकेशन को, टीचर्स को, पेरेंट्स को इस बात को समझना होगा कि हमारा बच्चा किस तरह से सीख रहा है दुनिया को। इसके लिए सजग रहना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि हम सब चीज़ दूसरों से पूछ के करें। हमें, अगर आपने एक बच्चे को जन्म दिया है तो आपको ये जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए जागरूक रहें, आज के नए तथ्यों को पढ़ें, समझें, एक्सपर्ट लोगों से सलाह लें कि हम कैसे, अपने बच्चे के ये व्यवहार है तो हम इसको कैसे डील करें। हमें कुछ भी बच्चों से जो बात करते हैं उसमें पॉजिटिविटी के साथ साथ
पॉजिटिविटी रखें, लेकिन उस पॉजिटिविटी की लेजिटिमेसी को बनाने की कोशिश भी करें। जैसे अभी अभी सर ने बोला बात कि बच्चे पूछ लेते हैं करप्शन के बारे में तो पेरेंट्स अगल बगल झांकने लगते हैं। वो रीजन ये है कि अगर मान लीजिए आप खुद करप्शन का हिस्सा हैं और आपसे अगर बच्चे ने पूछ लिया कि पापा देश में करप्शन बहुत हो रहा है, तो आपके जबान में जो फंबल आ जाती है ना, वो बच्चे के इनर वॉइस को डिसाइड करती है। जैसे बच्चे ने पूछा पापा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि फला व्यक्ति ने फला को घूस लिया और घूस लेकर के उसने ये काम कर लिया। तो पेरेंट्स ने, बेटा अगर वो थोड़ी देर जो हमारे व्यवहार में जो एक पॉज आता है ना, हिचकिचाहट आती है, बच्चों के दिमाग में वो मैसेज पहुंच जाता है। उसके बाद आप भले ही उससे आइडियल बातें करें। इसीलिए कई बार बच्चे आपकी बातों को सिर्फ उस तरह से लेते हैं कि इसको सुनना है और किनारे रख देना है, क्योंकि बच्चे उस पर नहीं बिलीव करते। बच्चे सबसे ज्यादा तथ्यों पर बिलीव करते हैं, आपके एक्शंस पे बिलीव करते हैं। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि ठीक है, ओके, मतलब पापा ज्ञान की बातें कर रहे हैं। दैट्स व्हाट बच्चे हमसे आके ही बताते हैं बच्चे कि पापा हमसे तो ये करने को कहते हैं लेकिन खुद ये लोग नहीं करते, या बड़े दादाजी हमसे ये कह रहे थे लेकिन मैं तो देखता हूँ सब लोग कर रहे हैं। और ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत जरूरी है कि हम ज्यादातर जब भी पेरेंटिंग की बात करते हैं, जब भी क्लास में टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग हो रही होती है, तो हमने देखा है, या अगर मैं अपने मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सा में भी देखूं तो हम लोग इस बारे में बहुत बोलते हैं कि बच्चों के जो लक्षण जिसको हम डिसाइड करते हैं, बच्चों के लक्षण या तो डॉक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं या पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। कभी किसी ने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है? बच्चा चिड़चिड़ा होता है, इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चा कहना नहीं मानता है, डिफायंस इन चिल्ड्रन। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन। लेकिन कभी बच्चे से पूछा कि बेटा तुमको कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी तरफ से? तो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों का एक अलग अनुभव होता है, उनकी एक अलग प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करने का उनका एक जरिया होता है। तो एक ये बात है। दूसरी बात मैं आता हूँ स्क्रीन यूज पे। अब देखिए स्क्रीन ने क्या कर दिया है कि स्क्रीन ने हमारे जितने भी सांस्कृतिक स्तर पे बोलूं, या जो हमारे दिनचर्या में या हमारे जीवन शैली में जितनी भी चीजें थी, और जब हमें वैल्यू बिल्डिंग की बात करी जाती थी, संस्कार जिसको बोलते थे, तो आज वो सारे संस्कार हमारे टेस्ट पे हैं। अब वो सारे संस्कारों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्क्रीन जब भी हम लेते हैं ना, तो वो हमारी सारी इंटरनल एबिलिटीज पे काम करता है। आज के समय में एक कहावत है कि अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है, देन यू आर द प्रोडक्ट। इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्री, देन यू आर द प्रोडक्ट। मतलब कि आपको अगर मिल रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस फ्री में मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखने को फ्री में मिल रही हैं, तो आपको लग रहा है यार ठीक है, इसका भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं, फ्री में है सब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फ्री में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी एबिलिटी को यूज करना चाहते हैं। उनका एसेट जो है वो आपकी एबिलिटी है। आपके अटेंशन जाएगा तभी आपके मन में ग्रीड आएगा, तभी आप चीजें खरीदेंगे, नो मैटर आपको जरूरत है कि नहीं है। उसी तरह से बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बेसिकली हम लोग एडल्ट्स को रोल मॉडल करते हैं, और सबसे ज्यादा जो बच्चों की डेटा फीडिंग होती है वो फर्स्ट 2 इयर्स में होती है, जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। आजकल सबसे जो समस्या ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको स्क्रीन थमा दिया जाता है, जबकि अमेरिकन साइकियाट्रिक सोसाइटी या अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी एंड पीडियाट्रिक सोसाइटी वो ये कहती है कि 2 साल तक बच्चों को स्क्रीन, किसी भी तरह का स्क्रीन, टीवी भी उसमें इंक्लूड होता है, किसी भी तरह का स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। बच्चों में स्माइल कैसे आती है? वो बेसिकली 3 महीने पर कहा जाता है बच्चे मुस्कुराना शुरू करते हैं। 3 महीने पर बच्चे इस तरह से मुस्कुराना शुरू करते हैं कि उस 3 महीने में बच्चे उस रिएक्शन को देख रहे होते हैं कि ये रिएक्शन किस एक्टिविटी और किस भावना के साथ जुड़ा हुआ है। वो जब पेयरिंग हो जाती है उस भावना की, उस स्माइल के साथ, तब बच्चे 3 महीने बाद स्माइल करना शुरू कर देते हैं। ये कोई प्राकृतिक तौर पे नहीं आती है। अगर आप स्माइल करना बंद कर दें उस 3 महीनों में, उस 3 महीने में बच्चे को किसी भी ह्यूमन फेस का एक्सपोजर ना हो, तो बच्चा स्माइल करना नहीं सीखेगा। तो अब क्या करते हैं पेरेंट, जैसे बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल दिखाया, मोबाइल देख करके वो स्माइल करता है या जो भी रिएक्ट करता है, माँ बाप उस पर खुश होते हैं।
लेकिन एक समय के बाद बच्चा फिर ह्यूमन भावनाओं के अकॉर्डिंग स्माइल नहीं करता है, वो फिर स्क्रीन के में उसने जो लर्न किया है उसमें स्माइल करता है। और बातें हैं, जैसे बच्चे आजकल बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, भोजपुरी में नहीं बोलेंगे या अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने माँ बाप की तरह नहीं बात करेंगे। कई बार वो ये जो हिंदी डबिंग होती है उसकी तरह बात करते हैं। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा बोल रहा है, ठीक है, आपका बच्चा अच्छा बोल रहा है, आपसे अच्छा लग रहा है अभी वो आपको, लेकिन बच्चे में जो सीखने की, लैंग्वेज को डेवलप करने का जो मॉड्यूल है वो गड़बड़ हो रहा है, जो आपके और बच्चे के बीच में एक गैप क्रिएट करता है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि बच्चा आपसे सीख रहा है, आपके कल्चर को सीख रहा है या डबिंग सीख रहा है। और एक्सपीरियंशियल जो कहते हैं ना, ऑफलाइन मतलब इन पर्सन जो इंटरेक्शन होता है, एक व्यक्ति के बीच में दूरी होती है, एक हाव भाव होते हैं, हाथों का गेस्चर होता है, टच करने का एक तरीका होता है, आजकल बच्चे उसको मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चे बाउंड्रीज नहीं समझ पाते कि कहाँ पर कैसे रिलेट कर रहे हैं। इसीलिए इमोशनल डिसरेगुलेशन की बात आ जाती है, सोशल स्किल्स में कमी आती है। आजकल के बच्चे सीधे पेरेंट्स के, अगर घर में कोई गेस्ट आता है या पेरेंट्स या रिलेटिव आते हैं, बच्चे सीधे उनसे आंख नहीं मिलाना चाहते, भाग जाते हैं कमरे में, नमस्ते नहीं करेंगे, हट जाएंगे। तो माँ बाप भी शर्मा जाते हैं या थोड़ी देर में चले बच्चा है कोई बात नहीं चला गया, क्योंकि आपने उसके सामने कभी ऐसे दिखाया नहीं करके, तो बच्चे उस चीज को ऑकवर्ड समझते हैं। तो हमारे व्यवहार जो होते हैं वो बच्चे के रोज साइकोलॉजिकल रिपर्टोयर को, या कह सकते हैं जो उसका ढांचा है, उसको बिल्ड करते हैं। तो इन सब को करने के लिए पहली चीज जो ये करनी होगी कि 2 साल तक बिल्कुल स्क्रीन यूज नहीं करना होगा। जो माँ बाप बन रहे हैं उनके लिए भी ये बात बहुत जरूरी है, जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसके लिए भी ये बात बहुत जरूरी है। उसके बाद फैमिली टाइम होना बहुत जरूरी है। बच्चे से, जैसे सर ने बोला कि रात में पैर दबा के सुलाना, तेल मल के सुलाना, सुबह उठाना, ये जो प्रक्रिया है ये ऑटोमेटिकली ये बनाई इसलिए गई है ताकि आपको नेचुरली एफर्ट ना करना पड़े, आपको समय मिल जाए अपने बच्चे के साथ उस मोमेंट पर इंटरेक्शन करने का जिस वक्त पर ब्रेन में सबसे ज्यादा रिसेप्टिव पावर होती है। खासतौर से जब दिन खत्म हो रहा होता है, आप जनरली नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी जीव का, किसी भी स्पीसीज का, कि वो अपने पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करके सोता है, और जब उठता है तब उसका माइंड नई चीजों को रिसीव करने के लिए तैयार होता है रेस्ट के बाद। तो ये 2 वक्त जो है बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे के पास में रहें, बच्चे को कुछ अच्छी बातें सिखाएं, कुछ अच्छी ऐसी बातें सिखाएं जो जीवन में प्रैक्टिकल हो, और आपके व्यवहार में भी वो चीज होनी चाहिए। तो ये एक कारण है। जब मैंने ये बोला कि नर्चर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि नर्चरिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको बहुत सारे खिलौने ला के दे दें, बहुत सुख सुविधाएं ला के दे दें, क्योंकि देखिए गरीबी को इसमें नहीं जोड़ा गया है। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में नर्चरिंग की तो बात करी गई है, लेकिन गरीबी को नहीं बोला गया है। कई बार गरीब फैमिली में भी माँ बाप का प्यार अगर है और नर्चरेंस है, तो वो बच्चे आगे चल के बहुत रेजिलियंट और टफ हो जाते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं होती है। जबकि मिलाकर फैमिली टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, नर्चरिंग और उस भाव की बहुत जरूरत है जी, रियल जस्ट। और उसकी वजह से बच्चों में जब नर्चरिंग नहीं होती है, इमोशनल अब्यूज हो रहा है, कमेंट्स हो रहे हैं, क्रिटिकल कमेंट्स हो रहे हैं, कोई भी आके आपके बच्चे को कुछ भी बोल जा रहा है, आप उसे ये सिखा रहे हैं कि अरे बड़े हैं बेटा कोई बात नहीं। बच्चा आपकी तरफ देखता है, ये कहता है कि बड़े हैं, बेसिकली आपकी जिम्मेदारी है कि आप रोकें उस चीज को, कि कोई भी आपके बच्चे के ऊपर कमेंट करके ना, अरे तू इतनी मोटी क्यों हो गई, अरे अभी से बेटा चश्मा लग गया तुमको। आप पेरेंट्स हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप इन सब बातों को रोकिए लोगों को। कोई भी आपके बच्चे पर कमेंट ना कर पाए। आपको लगता है कमेंट, आप अकेले में बैठ के डिस्कस करें, पहले हस्बैंड वाइफ डिस्कस करें, फिर बच्चे के पास वो बात जानी चाहिए। आज के समय में इमोशनल अब्यूज से अपने बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है स्क्रीन यूज व्यवहार में, और एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जैसे कि फिजिकल अब्यूज हो गया, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, इन सब के बारे में भी सजग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों में कहीं और नहीं होता है, घर के अंदर ही होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग तब दे पाएंगे जब हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम अपना दे पाएंगे, और बच्चों के परवरिश के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक्सपर्ट से राय समझेंगे। किसी रील्स से नॉलेज मत कलेक्ट करिए, रील्स अच्छी चीजें नहीं है। रील्स में कोई भी आकर के कुछ भी बता जाएगा। आप सही रिसोर्सेज पे जाइए, सही साइट्स पे जाइए। आपका बच्चा कौन सा कार्टून देख रहा है इसके बारे में आपको नहीं पता।
आप सबके पेरेंट्स के माइंड में ये बैठा हुआ है कि सारे कार्टून बच्चों के लिए बनाए गए होंगे तो अच्छी नीयत से ही बनाए हुए होंगे। आपको बहुत नहीं पता कि कार्टून्स के जरिए बच्चों के एडल्टिफिकेशन हो जाता है। बच्चों को ऐसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, और जब वो पेरेंट्स पे हाथ उठाते हैं तब माँ बाप सोचते हैं ऐसा क्या हुआ, हमने तो कभी किया नहीं। जो गेम्स में या तो इसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एक साइट है www.commonsensemedia.com, उस पर बच्चे क्या पढ़ सकते हैं, क्या मूवी देख सकते हैं, उसमें क्या कंटेंट है, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए। तो ये इन सब बातों को आप देखेंगे तो इसके बाद प्रतिस्पर्धा है, एक्सपेक्टेशन है, जो समाज में बदलाव हो रहे हैं, उन सब के लिए आपका बच्चा रेजिलिएंट हो जाए, क्योंकि आप पूरे समाज को नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि यहाँ बात से मेरी हो रही है, अगर यही बातें पॉलिसी मेकर्स के बीच में हो रही होती तो मेरा नजरिया दूसरा होता, कहने का मेरा मैसेज दूसरा होता। क्योंकि बात यहाँ पर ज्यादातर ऑडियंस पेरेंट्स हैं, तो मैं उस बात पे जोर दे रहा हूँ जिसकी बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है, नर्चरेंस की जरूरत है। और संज्ञानात्मक तौर पे आप जागरूक होकर के ज्ञान को अर्जित करिए, पढ़िए, सीखिए, सजग रहिए और बच्चे के लिए समय निकालिए, क्योंकि समय बहुत बड़ी चीज है। इन सब को करने के लिए समय चाहिए। कुल मिलाकर कि बच्चों को अगर हम एंजाइटी या प्रेशर जैसी चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि हम अपने बच्चों को कितना समय दे रहे हैं, और अगर हम अपने बच्चों को वही क्वालिटी टाइम दे पाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीजों को पहले ही सही कर पाएंगे। एंड इसी के साथ हमारा जो टाइम लिमिटेशन है वो थोड़ा सा करीब आ रहा है, बट उससे पहले मैं विनोद सर से क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी कि सर, हम लोग बहुत ढेर सारी चीजें अपने अभी तक के सेशन में बच्चों से और पेरेंट्स से जुड़ी जान चुके हैं, और ये जान चुके हैं कि जो बच्चे हैं उनके प्रेशर और एंजाइटी की जो स्टार्टिंग है, उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से है। बट फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर बहुत सारी चीजों को देखते हुए बच्चा नेचर से जिद्दी हो और साथ ही साथ एंजाइटी का भी शिकार हो रहा हो, तो इस तरह के, जैसे बीइंग अ काउंसलर आपके पास भी कुछ केसेस आते होंगे, तो पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे कि ऐसे बच्चों को कंट्रोल में कैसे किया जाए? देखिए, हमारे लाइफ में डूज एंड डोंट्स होने चाहिए सबके लिए, और स्पेशल केस में इसके लिए भी। इसके लिए तो हमारा सलाह यही है कि उसके रूटीन को आप देखिए, उसके खाने पीने को देखिए। एक आदमी को यदि आप फलाहार कराते हैं पूरे दिन भर तो उसका रिएक्शन अलग हो जाता है शाम तक में। एक आदमी को यदि भोजन नॉन वेजिटेरियन आप पूरे दिन भर कराइए, पूरे दिन भर बाहर का खाना खिलाइए, तो उसका रिएक्शन अलग हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर केस है जिसमें कि कैसे पेरेंट्स उसके साथ ट्रीट करें, बहुत बात बिगड़ जाए तो फिर आपको तो साइकियाट्रिस्ट का मदद लेना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत ईश्वर ना करे कि ऐसे पेरेंट्स के जीवन में आए। बट सुबह से शाम तक आप नोट करें कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है और हम कैसे उसके साथ पेश आ रहे हैं। यदि हम इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ तो फिर ये समस्याएं कम होती जाएंगी। एक और बात है कि वैल्यूज आर ऑलवेज कॉट, इट नेवर टॉट। जो सीख रहा है बच्चा वो भाषण से नहीं सीखता है, वो आपके एक्शन से सीखता है, फैमिली में भी, समाज में भी, स्कूल कॉलेज में भी। तो हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे यदि बिगड़ जाते हैं तो उसको वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत संभव है ले आना। हम बराबर कोट करते हैं रामायण और गीता का, इसलिए कि वहाँ पे सॉल्यूशन हमें मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े लोग जैसा जैसा आचरण करेंगे वैसे छोटे लोग उसको फॉलो करते जाते हैं, बचपन से ही करते जाते हैं। तो वॉच योर एक्शंस एज अ पेरेंट्स, व्हाट यू आर डूइंग एज अ पेरेंट्स। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। एज अ पेरेंट्स आप अपने ऊपर दिमाग लगाइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसी को फॉलो कर रहे हैं आपके बच्चे। ये हमेशा ध्यान रखिए। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेशन के फील्ड में और बच्चों के साथ काम करते करते हम 100% आंख मूंद करके बोल सकते हैं कि यदि बच्चे में दोष जो निकालने वाला व्यक्ति है दोष निकालता है और कहता है कि बच्चे में दोष है, तो जितना दोष निकालेगा उससे शायद 1000% ज़्यादा दोषी वही होगा। बहुत आसान है बच्चों को दोषी मानना कि बच्चे हमारे ऐसा कर रहे हैं, बच्चे वैसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या देख के कर रहे हैं?
झूठ बोलना कहाँ से सीख गए? गड़बड़ी करना कहाँ से सीख गए? किसने सिखाया? मुझे चाइनीज बोलना नहीं आता, आप बोलिएगा, बोलने के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने सीखा नहीं, मुझे कोई सिखाया नहीं। तो इतनी सारी जो गड़बड़ियां हमारे बच्चों में हो गई, वो कहाँ से आ गई? किसने दिया इसको? तो सो अगेन रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि प्लीज, यदि आपका बच्चा गड़बड़ है तो पहले देखिए कि हमसे क्या गलती हुई कि हमारा बच्चा गड़बड़ हो गया, उसके बाद देखिए बच्चे की सुधार कैसे हो सकती है। बच्चों को बच्चे तो क्लीन स्लेट्स हैं, एंड जैसे ही आप, अभी तो जन्माष्टमी बीता, अभी छठियार कल होने वाला है, जन्माष्टमी में आप बाल गोपाल की पूजा कर रहे हैं, और अपने घर में जो बाल गोपाल है उसको आप दनादन गरियाए जा रहे हैं साहब। सुबह सुबह जब उठाते हैं ना, आप विश्वास करिए 99% केस में बच्चा गाली सुन के उठता है, अरे उठ, लेट हो रहा है। माता पिता लेट उठे हैं, अब लेट हो रहा है तो बच्चों को कह रहे हैं कि उठ, लेट हो रहा है। अरे भाई, आप लेट उठे हैं, आप 10 मिनट पहले जग जाते, उठो गोपाल, उठो मोहन, उठो करके आप जगाते, उठो राधा, तब देखिए कितना बढ़िया होता। रात में आपके पास टाइम नहीं, खाना में क्या, टिफिन में आप मैगी बना के देते हैं, क्या है मैगी में, कभी सोचा आपने? कंप्लीटली एसिडिक फूड है वो। इसलिए फूड को देखें, हम बार बार भोजन के ऊपर स्ट्रेस देते हैं कि हमारा भोजन कैसा हो। दुर्भाग्य से हमारे सिस्टम में, एक्सेप्टेड नॉर्म्स में, हमारे घर में जो भोजन आ गया है वो इतना जहरीला है कि क्या करें। आज तेल के कारण 75% बीमारी हो रही है, अशुद्ध हॉट प्रेस तेल के कारण। ये देश बुद्धिमान था, तेल खाता था बैल कोल्हू का, बैल मेहनत करते थे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेल लेते थे। अपने बच्चों से बात करिए कि हमारी धरती बंजर हो गई, कैसे उसको ठीक करेंगे? ये देश तो गीत गाता था, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। वो धरती क्यों आपको जहर देने लगी? क्योंकि आप उसको सोना अब नहीं दे रहे। गोबर के फॉर्म में आप सोना देते थे धरती को, तो आपको सोना मिलता था। अब सोचिए, हमारा अन्न ही दूषित हो गया है। ये परेशानी बड़ी है। आज के फोरम में उन सब चीजों को बहुत डिटेल में नहीं बात कर सकते, बट इंगित कर सकते हैं। एज अ पेरेंट्स आप सोचिए, आप अपने बच्चों के लिए 100 करोड़ रुपया छोड़ करके जाइएगा, या फिर बंजर धरती को वापस अच्छा बना के जाइएगा ताकि वो बढ़िया अन्न फल खरीद सके। हमेशा मैंने पहले वाले सेशन में कहा था कि अपने बच्चों से बड़ा चीज डिस्कस कीजिए, आजादी कैसे मिली, फिर से हमारी धरती बंजर हो गई है, उसको कैसे आजाद कराएं, ये चीज बात करिए। हमारे देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे बच्चों से भी आप बात करिए, क्लास 3rd में हो, 4th में हो, उससे भी बात करिए, वो भी चलेगा। एंड सुबह से रात तक जो आप खाते हैं, और यदि आप 8 घंटा नहीं सोते हैं तो परेशानी। लोग कहेंगे 8 घंटा सोने का टाइम कहाँ है? डॉक्टर के साहब के पास जाने का टाइम हो ही जाएगा। फिर आप देखिए यदि साल में कितनी बार डॉक्टर के पास जाते हैं, कितनी दवा खाते हैं, तो ये निकालना पड़ेगा समय। बहुत स्पेसिफिक होकर के यदि हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करें तो आप डूज डोंट में कुछ कुछ चीज रखिए। आप अपने घर से पैक्ड फूड को निकाल दीजिए, आप अपने घर से पैक्ड फूड को निकाल दीजिए, आप अपने घर से चीनी को निकाल दीजिए। आप अपने घर में कोशिश करिए जहां से भी मिले वो बैल कोल्हू का तेल आए, कोल्ड प्रेस तेल आए, जो एसिडिक नहीं होता है। आप अपने घर में सात्विक भोजन को रखिए। आप शाम में पहले खा लीजिए, 7 बजे तक भोजन कर लीजिए, 9 बजे तक सो जाइए, ताकि आप शुरू। अब सनराइज के पहले जगेंगे नहीं तो भगवान सूर्य से आशीर्वाद कैसे लेंगे? और सनराइज के बाद जगेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो कुछ कुछ डूज एंड डोंट रखें कि भाई ये काम करेंगे। बच्चे को बिना पैर में तेल लगाए सुलाएंगे नहीं, गिरह बांध लीजिए। यदि कोई माता पिता दोनों, केवल माता नहीं कि माँ का काम है बच्चों को तेल लगाना, वो नहीं, माता पिता दोनों ये सुन रहे ये बात, तो देखें कि हमारे बच्चे को हम बिना तेल। अब लोग कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, अभी तो बोल रहे थे कि मेरा बच्चा हमको बहुत प्यार करते हैं, अभी बोल रहे हो कि टाइम ही नहीं है। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके लिए 5 मिनट का टाइम नहीं। आई नीड ओनली 5 मिनट्स, 5 क्वालिटी मिनट्स इन द नाइट। जब गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट बेटा नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। गुड नाइट बेटा ऐसे ऐसे करके काम चलेगा। गुड मॉर्निंग में गाली नहीं सुनना है, बच्चे को उठना है। एंड प्लस बच्चों को सुनिए, तो सुनिए, कान लगा करके सुनिए बच्चा क्या कहता है, और अच्छा चीज बोलेगा वो। जितने बकवास हम बड़े करते उतना बकवास तो नहीं करेगा कम से कम। एक छोटा सा स्टोरी, शायद 60 सेकेंड्स का बताएं। मेरा बेटा लॉ कर कंप्लीट करके आया पटना,
तो उसको हमने हमारे एक परिचित जज साहब हैं उनके पास भेजे कि जाओ उनसे मिल लेना। तो जज साहब हमको बुला के बोले, अरे आपका बेटा तो बहुत टैलेंटेड हो गया, बहुत स्मार्ट है, हैंडसम तो है ही है, यदि पटना में बढ़िया से वो मेहनत कर ले तो हैंडसम बहुत सफल लॉयर बनेगा। अपनी पत्नी को हमने बताया कि बेटा का बहुत तारीफ हो रहा था। पत्नी ने बेटे को बताई, बेटा बोला सिर्फ बाबूजी ही तारीफ नहीं करते, पूरा दुनिया हमारी तारीफ करता है। मैंने केस स्टडी आपको बता दिया, यही हालत है। अपने बच्चों के ऊपर हम बहुत भरोसा नहीं करते हैं और बाहर वो तारीफ ले आ रहे हैं। तो अपने बच्चों पे थोड़ा भरोसा करें। आपके बच्चे हैं, उन पे विश्वास करें। आपके बच्चे हैं, उनको थोड़ा समय दें, प्यार दें। और समय प्यार ही क्वालिटी है। उनके लिए बड़ा बड़ा गिफ्ट ये क्वालिटी नहीं है। तो गिफ्ट मिलेगा दूसरे, जैसे ही आपने 10,000 रुपया की गिफ्ट दिया वैसे ही लगेगा थोड़ी देर के बाद, अरे 12,000 का भी तो गिफ्ट आ ही रहा था। लेकिन आप तेल लगा रहे हैं तो उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए डूज एंड डोंट क्लियर रखें कि बच्चों के साथ हमें क्या करना है। हमारे घर में उनको बेहतर, भगवान श्री कृष्ण माखन खाते थे, आप क्या खिला रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण दूध पीते थे, आप क्या पिला रहे हैं? कॉफी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। आप जो पिएंगे वही तो पिलाएंगे। सिगरेट पिएंगे, क्या क्या करेंगे? इसलिए मेरा एकदम हाथ जोड़ निवेदन है, यदि पेरेंट्स को लगता हो कि उनके घर के बच्चे उनके जैसा काम नहीं कर रहे हैं तो सोचे कि उनका काम में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है ताकि वो बढ़िया काम कर सके। आईना दूसरे की तस्वीर नहीं दिखाता। अभी हमें अपना ही फोटो दिख रहा है क्योंकि हम ही हैं यहाँ पे। आईना जो आपकी तस्वीर दिखाता है, तो बच्चे जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि आपने उनको क्या दिया 99% केसेस में। बट पेरेंट्स सोचते हैं कि केवल हम खूब पैसा कमा लें और हमारा काम हो गया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। असल कमाई आपके बच्चे हैं, उसको भी थोड़ा सा कमाइए ताकि फीस दे करके डॉक्टर साहब के पास लाइन लगा करके जाना नहीं पड़े और डॉक्टर साहब 10 को दवाई लिखें, उसको खरीदना नहीं पड़े। ऐसी कोशिश नहीं हो। काफ़ी अच्छा सेशन रहा। डॉक्टर साहब ने काफ़ी प्यारी प्यारी, बहुत टेक्निकल, हम लोग तो सोशल एक्टिविस्ट हैं तो बहुत इन ब्रॉड बात करते हैं और विश करते हैं कि स्थिति बहुत खराब नहीं हो। स्थिति खराब को रोकने के लिए वो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। बिल्कुल, के साथ हम लोग इस सेशन को लेके आए थे अपने व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। द कंक्लूजन इज कि बच्चे हो या टीन्स कई कारणों को लेकर कम उम्र में ही स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे बड़े बड़े नामों को फेस करने के लिए मजबूर हैं, पर उन्हें उनकी इस मजबूरी से बाहर निकालने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उनके पेरेंट्स। कैसे? इसे आज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया हमारे एक्सपर्ट्स ने कि पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उनके बच्चों के जीवन से एंजाइटी और स्ट्रेस पूरी तरह से दूर रहे। तो फिलहाल टाइम लिमिटेशन को छूते हुए अपने इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स को बोलूंगी थैंक यू सो मच विनोद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर पवन सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना इतना कीमती समय निकालकर आप हमारे सेशन के साथ जुड़े और हमारे व्यूअर्स को इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। एंड एक्सपर्ट्स के साथ अब अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स जो हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ लूंगी आप सबसे विदा, पर इसी वादे के साथ कि मिलूंगी फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।